जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे आखिर ऐसा क्या हुआ दोस्तों पहली बार कि भारत आता आता ईरानी तेल का भरा जहाज अचानक से मुड़ गया चाइना की तरफ। दोस्तों आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत की ओर आ रहा ये कच्चे तेल से भरा जहाज अचानक मुड़ गया चीन की तरफ, बताएंगे। बड़ी ही ये चौंका देने वाली खबर, साथ ही साथ फारस की खाड़ी में उलझी रह गई पूरी दुनिया, इधर दक्षिण सूडान में भारतीयों का कमाल जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान। साथ ही ईरान इजराइल वॉर के बीच दोस्तों भारत के खिलाफ फॉल्स फ्लैग की तैयारी में मुनीर। ईरान सऊदी जंग से बचने के लिए पाकिस्तान का है यह खतरनाक गेम, बताएंगे आपको। आज से मुनीर भारत के खिलाफ कौन सी नई अब बड़ी साजिश रचने वाला है दोस्तों। क्या ईरान इजराइल युद्ध के बीच क्या भारत और पाकिस्तान में भी हो जाएगा वॉर? क्या सऊदी से किए वादे को नहीं पूरा कर पा रहा पाकिस्तान तो भारत पर फोड़ेगा इसका ठीकरा? क्या है फॉल्स फ्लैग की तैयारी पाकिस्तान की, सबसे पहले बताएंगे। साथ ही साथ आखिरकार हॉर्मुज में जहां ईरान ने लगाया टोल बूथ, वहां पर पहुंच ही गया अमेरिका दोस्तों। उस टोल बूथ पर अमेरिका ने जस्ट अभी भीषण हमला कर दिया है, बताएंगे। एक से एक बेहतरीन जानकारी, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत की संप्रभुता अखंडता का जंग के बीच भारत की ताकत का दिल से समर्थन करते तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की दोस्तों, जहां जैसा कि आप सभी को पता है अमेरिका द्वारा ईरानी तेल से प्रतिबंध हटाने के बाद भारत जो है वो ईरानी तेल खरीदने के लिए तैयार है, ईरानी तेल को परचेज कर रहा है। लेकिन दोस्तों इस बीच एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिसके दावे ने हर किसी को चौंका दिया है दोस्तों। दावा यह है कि भारत की ओर आ रहा है कच्चे तेल से भरा जहाज अचानक चीन की ओर मुड़ चुका है। पहले ये जहाज भारत की ओर आ रहा था और 7 सालों में ईरान से भारत की ओर सबसे बड़ी खेप लेकर आ रहा था दोस्तों, लेकिन अचानक ये भारत की ओर ना आकर के चीन की तरफ मुड़ गया दोस्तों। पहली बार ये ऐसी खबर आ रही है सामने। आज तक ये खबरें आई थी ईरान युद्ध के वॉर के बीच में कि रशिया का जहाज चीन जाते जाते भारत की तरफ लौट गया दोस्तों। 7 से 8 जहाज जो चीन की तरफ जा रहे थे वो भारत की ओर लौटे हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि ईरान से आता हुआ ये जहाज जो भारत जा रहा था वो चीन की तरफ मुड़ गया। दोस्तों इस खबर को समझना पड़ेगा कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। आपको बता दें कि पीटीआई की रिपोर्ट में जहाज ट्रैकिंग फर्म केपलर के हवाले से कहा गया है कि 2002 में बनी और 2025 में अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित की गई अफरा मैक्स जहाज पिंग शुन भारत की ओर जा रहा था, या यूं कहे भारत की ओर आ रहा था, लेकिन अब ये चीन के डोंग यिंग की ओर पहुंचने का संकेत कर रहा है दोस्तों। इस सप्ताह की शुरुआत में इस जहाज ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित वडीनार पहुंचने का संकेत दिया था, लेकिन बाद में उसने दक्षिण की ओर यू टर्न ले लिया। हालांकि अभी ये फाइनल रीच नहीं है, यानी अभी तक पहुंच तो वो नहीं पाया है चाइना, लेकिन अभी भी आशा है, अभी भी एक्सपेक्टेशन है कि ये जहाज कभी भी मुड़ सकता है। कमोडिटी एनालिटिक्स फर्म केपलर के आंकड़ों के अनुसार ईरान के खार्ग द्वीप से लगभग 6 लाख बैरल कच्चा तेल ले जा रहा टैंकर पिंग शुन गुजरात के वडीनार बंदरगाह की ओर आना था और उम्मीद थी कि यह जहाज लगभग 1 महीने की यात्रा पूरी करके 4 अप्रैल तक भारत के बंदरगाह पर पहुंच जाएगा, लेकिन अब इसके रास्ते बदलने की खबर सामने आई है। अभी तक इसके बारे में ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि आखिर क्यों भारत की ओर आ रहा ये जहाज चीन के बंदरगाह पर जाने का संकेत दे रहा है, लेकिन इसका रास्ता भी बदल सकता है। अमेरिका ने ईरान तेल खरीदने के लिए 1 महीने तक प्रतिबंध हटाए हैं। अगर हम संभावित कारण की बात करें तो अमेरिकी प्रतिबंधों में 1 महीने की छूट के बावजूद भुगतान की समस्या बताई जा रही है कि कहीं ना कहीं पेमेंट को लेकर समस्या हुई है, इसीलिए ये भारत छोड़ दोस्तों चीन की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी भी आशा कर रहे हैं हम, रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि ये जहाज अभी भी अपना दिशा बदल सकता है और भारत पहुंच सकता है। आशा तो यही है कि ये भारत पहुंच जाए, वही अच्छी बात होगी, लेकिन फिलहाल ये भारत आते आते चीन की तरफ मुड़ चुका है। दोस्तों आपका क्या इस पर कहना है अवश्य कमेंट कीजिएगा। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई जहाज जो भारत आ रहा हो और वो चीन की तरफ मुड़ गया हो। ऐसी बहुत सी खबरें हमने सुनी है कि चीन जाता जाता जहाज भारत की ओर मुड़ गया, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई भारत आता जहाज चीन की तरफ मुड़ा है दोस्तों, जिसने हर एक भारतीय को चौंका दिया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। हालांकि संभावित कारण हमने आपको बता ही दिया है, इस पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो वहीं आपको बता दें सबसे बड़ी चौंका देने वाली खबर, दक्षिण सूडान में भारतीयों ने कर दिया कमाल। जहां फारस की खाड़ी में उलझी रही दुनिया, भारतीयों ने खोल दिया खास कॉरिडोर, जिसको लेकर यूनाइटेड नेशन भी हो गया गदगद। दोस्तों क्या है जानकारी आपको बता दें, दक्षिण सूडान में भारत के शांति कर्मियों ने जिस तरह से एक महत्वपूर्ण सप्लाई कॉरिडोर खोलने में मदद की, उसकी संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन ने भी जमकर तारीफ कर दी है। यूनाइटेड नेशन ने संकटग्रस्त दक्षिण सूडान के
लोगों की मदद में भारतीय शांति मिशन की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बताया है कि जो रूट पिछले साल बाढ़ के बाद से बंद था वो उन्होंने खोल दिया है, जिससे वहां हर संभव मानवीय सहायता पहुंचना सुलभ हो गया है। दोस्तों, दक्षिण सूडान गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र मिशन बोले तो UNMISS यानी UN मिस ने अपने एक एक्स हैंडल पर कुछ तस्वीरों के साथ गुरुवार को यह जानकारी साझा की। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता स्टेफान दुजारिक ने कहा कि मुश्किल वक्त में भी दक्षिण सूडान में उम्मीदों से भरी कुछ चीजें हुई हैं। स्टेफान दुजारिक ने बताया कि नए रोड की वजह से आवश्यकतामंद स्थानीय लोगों तक मानवीय सहायता पहुंचाना आसान हो गया है। इससे यह इलाका आवाजाही के लिए सुरक्षित हो गया है और बाढ़ ने जिस जमीन को निगल लिया था वो फिर से इस्तेमाल में आ चुका है। जनवरी 2026 तक की जानकारी के हिसाब से भारत दक्षिण सूडान के यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन में सबसे बड़ा सहयोगी राष्ट्र है। भारत के 1779 शांति कर्मी वहां पर पीस कीपिंग मिशन में काम कर रहे हैं। वहां चल रही इस शांति प्रक्रिया में भारत की भूमिका काफी खास नजर आई है दोस्तों, जिसको लेकर यूनाइटेड नेशन ने भी जमकर भारतीयों की तारीफ कर दी। यानी जिस प्रकार जिस समय फारस की खाड़ी में बाकी दुनिया उलझी हुई है, उसी समय दक्षिण सूडान में भारतीयों ने कमाल कर दिखा दिया। दोस्तों, उधर आपको बता दें सबसे बड़ी और अहम जानकारी, ईरान सऊदी जंग से बचने के लिए पाकिस्तान का खतरनाक गेम, भारत के खिलाफ फॉल्स फ्लैग की तैयारी में मुनीर। दोस्तों, सऊदी से किए वादे को पूरा नहीं कर पा रहे मुनीर, अब भारत पर फोड़ना चाहते हैं ठीकरा। बता दें क्या है इसके फॉल्स फ्लैग की कहानी, जानकारी। दोस्तों, पाकिस्तानी अखबार डॉन ने अपनी एक रिपोर्ट में आरोप लगा दिया है कि भारत पाकिस्तानी नागरिकों के जरिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। डॉन की रिपोर्ट में कहा गया है कि पकड़े गए संदेशों से पता चलता है कि भारत अपनी सीमाओं के भीतर एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए पाकिस्तानी नागरिकों का इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। पिछले साल 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान ने जोर जोर से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का हल्ला करना शुरू कर दिया था। पाकिस्तान कह रहा था कि भारत ने खुद ये हमला करवाया है और इल्जाम पाकिस्तान पर लगा रहा है, यानी पाकिस्तान एक बार फिर से भारत में आतंकी साजिश रच रहा है। दोस्तों, आसिम मुनीर सऊदी अरबिया ईरान जंग से बचने के लिए भारत के साथ युद्ध का माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। आसिम मुनीर जानता है कि अगर कोई बम धमाका या आतंकी हमला होता है तो भारत निश्चित ही पलटवार करेगा और इस तरह से एक और जंग का माहौल बनाकर वो सऊदी की तरफ से ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होने से बच निकलेगा। दोस्तों, पाकिस्तान उस वक्त फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बात कर रहा है जब पहलगाम आतंकी हमले की बरसी होने वाली है, इसीलिए पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI इस तरह का अभियान चला रहा है। इस अभियान में भारत पर आने वाले दिनों में एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। इसमें दावा किया गया है कि भारतीय अधिकारी शायद कोई हमला करवाकर उसका इल्जाम पाकिस्तान पर मर सकते हैं और शायद इसके लिए वे भारतीय जेलों में बंद पाकिस्तानी नागरिकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस नैरेटिव को पाकिस्तान के बड़े मीडिया संस्थानों ने तुरंत लपक लिया और सोशल मीडिया पर भी इसे जोर शोर से फैला दिया गया है। वियान ने खुफिया सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है, बताया है कि इस नैरेटिव का मसौदा ISI के डायरेक्टर जनरल मीडिया मेजर जनरल मोहम्मद मुश्ताक अली ने तैयार किया है। इसके बाद इसे अखबारों में छपाया गया है और फिर पाकिस्तान सेना की एक्स कॉप्स और इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस बोले तो ISPR ने इसे बड़े पैमाने पर फैलाने का काम किया है। एक्स कॉप्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर एहसान नवाज और ISPR के DG ब्रावो मेजर जनरल जुल्फिकार अली भट्टी ने कथित तौर पर इस अभियान की देखरेख की है। इस मैसेज को फैलाने के लिए सोशल मीडिया पर फैले बॉट्स यानी नकली अकाउंट्स का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत में आतंकी हमला करवाने की तैयारी में है क्या पाकिस्तान। दोस्तों, इसके अलावा पाकिस्तान को इस वक्त सऊदी अरबिया के प्रति अपनी सुरक्षा प्रतिबद्धताओं को लेकर काफी दबाव का सामना करना पड़ रहा है। सऊदी अरब बार बार पाकिस्तान को ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल होने के लिए कह रहा है। इसीलिए पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान में भी हमले किए हैं ताकि वो खुद को एक युद्ध में उलझा हुआ देश बता सके और सऊदी की मदद करने से बच सके। लेकिन चूंकि अफगानिस्तान युद्ध से आसिम मुनीर को बचने का मौका नहीं मिल रहा, इसीलिए वो भारत से तनाव भड़काने का प्रयास कर रहा है। आपको बता दें कि पिछले साल सितंबर में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट यानी कि SMDA समझौता हुआ था, जिसके तहत एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। यानी इसके तहत अगर सऊदी पर हमला होता है तो पाकिस्तान उसे अपनी सुरक्षा देने के लिए बाध्य हो जाएगा। ईरान इस वक्त सऊदी पर हमला कर रहा है और पाकिस्तान ने अभी तक सऊदी की मदद नहीं की है और सऊदी बार बार पाकिस्तान पर दबाव डाल रहा है कि भैया हमारी मदद करो, वरना फिर उस समझौते का क्या ही मतलब है जो हमारे
हमारे तुम्हारे बीच हुआ है। अब ऐसे में आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ईरान जैसे युद्ध में किसी भी हाल में अपने आप को नहीं फंसाना चाहता है। अफगानिस्तान और भारतीय सीमा पहले से ही तनावपूर्ण है और वो अपने एक और पड़ोसी देश ईरान से जंग के हालात में नहीं फंसना चाहता दोस्तों। इसीलिए जिनके साथ उसके जंग चल रहे हैं वो अपने आप को उसमें उलझाना चाह रहा है, इसीलिए वो दुनिया का ध्यान भारत के साथ तनाव की तरफ मोड़ना चाहता है और यही वजह है कि वो भारत के खिलाफ फॉल्स फ्लैग की तैयारी में है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि ये फॉल्स फ्लैग पाकिस्तान को उल्टा पड़ जाएगा, अगर भारत के साथ किसी भी तरह के पंगे लेने का प्रयास किया तो पाकिस्तान की ऐसी हालत हो जाएगी कि वो फिर बाद में सोचेगा कि सऊदी की ही मदद करता, ईरान युद्ध में कूदता वही ज्यादा बेटर था रेदर देन भारत के साथ युद्ध करने से। तो दोस्तों इस वीडियो को सबसे पहले आप लाइक कर दीजिएगा, अभी तक लाइक नहीं किया है तो। साथ में आप भी कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा कि फॉल्स फ्लैग का क्या अंजाम होगा पाकिस्तान के लिए। जो भी आपको लगता है दोस्तों अवश्य कमेंट कीजिएगा। तो वहीं आपको बता दें, हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान के टोल बूथ पर अमेरिका का भीषण हमला, केशम पोर्ट को उड़ा डाला दोस्तों। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखी तबाही का मंजर। जी हां, हॉर्मुज में ईरान ने जहां लगाया टोल बूथ वहां तक पहुंच गया ये जंग। अमेरिकी आर्मी ने केशम आइलैंड में मचा दी तबाही दोस्तों। इजराइल और अमेरिका ने ईरान के केशम द्वीप पर पोर्ट पर हमला किया है। यूरोपियन यूनियन या कॉपरनिकस सेंटिनल सेकंड की सैटेलाइट तस्वीरों में गुरुवार को ईरान के केशम बंदरगाह से धुआं उड़ता हुआ देखा गया है। ये हमला ईरान के लिए रणनीतिक और आर्थिक तौर पर बड़ा झटका है। यह पोर्ट ईरान के हॉर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण है। ईरान की हॉर्मुज में टोल वसूलने जैसे व्यवस्था के लिए इस द्वीप का बहुत ज्यादा महत्व है। केशम फ्री जोन के अधिकारियों ने बताया कि ईरान के केशम द्वीप पर स्थित बहमन कमर्शियल बंदरगाह और दोहा मछली पकड़ने के घाट के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचा है। यह नुकसान 1 अप्रैल की शाम से 2 अप्रैल के दोपहर तक बंदरगाह की सुविधाओं को निशाना बनाकर किए गए अमेरिकी इजरायली हमलों के कारण हुआ है दोस्तों। यानी कि ईरान जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नाज करता था और जहां उसने टोल बूथ लगाया है, अब वहां तक ये जंग पहुंच चुकी है। अमेरिका ने केशम आइलैंड पर दनादन ये बम बरसाए हैं। वहीं अगर ईरान के दावे की बात करें तो ईरान बिल्कुल अलग दावा कर रहा है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स बोले तो IRGC ने घोषणा की है कि ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने केशम द्वीप के ऊपर दुश्मन के लड़ाकू विमान को सफलतापूर्वक निशाना बनाया है, जबकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के दावे को पूरे तरीके से नकार दिया दोस्तों। कह दिया है कि ईरान का दावा बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है, हमारे कोई भी लड़ाकू विमान शॉट डाउन नहीं किए गए हैं। जी हां, लेकिन वहीं दोस्तों ईरान ने अब अमेरिका के F-35 फाइटर जेट को लेकर भी बहुत बड़ा दावा कर दिया। कह दिया कि हमने अमेरिका के F-35 फाइटर जेट को गिराया है, पायलट तक नहीं बच सका। जी हां, ईरान ने दावा किया कि उसने अमेरिका का दूसरा F-35 फाइटर जेट गिरा दिया है। मेहर न्यूज एजेंसी के हवाले से रॉयटर्स ने खबर दी है कि यह घटना देश के मध्य भाग में हुई है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के एयरोस्पेस फोर्स की नई एयर डिफेंस सिस्टम ने जेट को निशाना बनाया है। जी हाँ, इससे पहले आपको याद होगा 19 मार्च को भी ईरान ने पहला F-35 लाइटनिंग जेट मार गिराने का दावा किया था, जो अमेरिका की 5वीं पीढ़ी के सबसे अहम लड़ाकू विमान है। ईरान के मुंबई वाणिज्य दूतावास ने एक्स पर वीडियो शेयर करके लिखा कि दूसरा दुश्मन F-35 हमारे स्वदेशी सिस्टम से मार गिराया गया है। हालांकि अमेरिका ने दोस्तों ईरान के इस F-35 वाले दावे पर चुप्पी साधे रखी है। और जब अमेरिका ऐसे चीजों पर चुप्पी साधे रखे दोस्तों, तो इससे पता चल जाता है कि वाकई में ईरान ने सक्सेस हासिल किया है, क्योंकि जब अमेरिका को वाकई में नुकसान होता है तब वो चुप्पी साध लेता है। तो वहीं आपको बता दें, इधर जहां पूरी दुनिया वॉर में उलझी हुई है दोस्तों, उधर भारत अपनी पूरी तैयारी में लगा हुआ है। जी हां, समंदर में ताकत दुगनी कर दी है भारत ने। INS तारागिरी की भारतीय नौसेना में हो गई है एंट्री। राजनाथ सिंह ने दिया पाकिस्तान को मिर्ची लगाने वाला मैसेज दोस्तों। भारत की समुद्री ताकत को नई ऊंचाई देने वाला उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट INS तारागिरी आज भारतीय नौसेना में शामिल हो गया है। इस खास मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने CDS जनरल अनिल चौहान जी, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और नौसेना के कई वरिष्ठ अधिकारी के साथ मौजूद रहे। इस कमीशनिंग को भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति का बड़ा प्रतीक माना जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि विशाखापत्तनम शहर अपने आप में भारत की समुद्री शक्ति का साक्षी रहा है, इसलिए यहीं से INS तारागिरी की कमीशनिंग अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण क्षण है। उन्होंने कहा कि भारत का समुद्र से हमेशा एक खास और गहरा संबंध रहा है, जो समय के साथ और मजबूत होता गया है दोस्तों। राजनाथ सिंह जी ने इसे भारत की बढ़ती समुद्री ताकत का प्रतीक बताते हुए देशवासियों, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड और भारतीय नौसेना को बधाई दी। आप भी दोस्तों इनको बधाई अवश्य दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो वहीं आपको बता दें,
अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक पर HAL ने ठोक दिया जुर्माना। तेजस जेट के लिए F404 इंजन देने में कर दी देरी, जब हो गई बर्दाश्त की हद तो भारत के इस एजेंसी ने लिया कड़ा एक्शन। दोस्तों, भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने स्वदेशी लड़ाकू तेजस विमानों के लिए F404 इंजन सप्लाई में देरी के लिए अमेरिकी कंपनी GE एरोस्पेस पर जुर्माना ठोका है। इसके अलावा अमेरिकी कंपनी के साथ ज्यादा एडवांस पावर प्लांट के लिए तकनीकी ट्रांसफर को लेकर भी बातचीत की जा रही है। HAL के अधिकारियों ने बताया है कि LCAMK-1A तेजस के लिए इंजनों की समय पर डिलीवरी में चूकने के चलते अमेरिकी कंपनी पर क्षतिपूर्ति का दावा ठोका है। HAL ने कहा है कि यह जुर्माना देरी होने वाले हर इंजन के हिसाब से लगाया गया है। हालांकि यह जुर्माना कितना लगाया गया है इसके बारे में उन्होंने खुलासा नहीं किया। HAL ने 99 इंजनों का ऑर्डर दिया था जिसकी सप्लाई 2024 से होनी थी। हालांकि सप्लाई चेन में गड़बड़ी होने की वजह से GE इन इंजनों की समय पर डिलीवरी नहीं कर पाई। अमेरिकी कंपनी अभी तक महज 6 इंजनों की ही आपूर्ति कर पाई है। $700 मिलियन की कीमत का यह ऑर्डर अमेरिकी कंपनी को दिया गया था। दोस्तों, अब आप इमेजिन कर सकते हैं 99 इंजनों का ऑर्डर जो 2024 तक कंप्लीट होना था और अब तक में सिर्फ 6 इंजन ही मिल पाई हैं। दोस्तों, 99 इंजन की बात हुई थी और 6 इंजन मिली है। अब आप आंकड़ा देख पाएंगे और यही से आप समझ पाएंगे कि कैसे बर्दाश्त की हद हुई कि भारत के इस एजेंसी को एक्शन लेना पड़ गया। आपकी इस पर जो भी राय हो, साथ ही साथ आपको बता दे उधर बालन शाह की पहली अग्नि परीक्षा। भारत और चीन के बीच लिपुलेख से ट्रेड ने बढ़ा दी नेपाल की टेंशन। दोस्तों, क्या है जानकारी बता दें। बालन शाह के नेतृत्व में नेपाल एक नए सफर पर निकल चुका है। पिछले साल हुए प्रदर्शन के बाद जब KP शर्मा ओली की सरकार गिरी और इस साल जब नए चुनाव हुए तो नेपाल ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। बालन शाह अब प्रधानमंत्री बन चुके हैं, लेकिन सत्ता का सफर चुनौतियों के साथ आता है। नेपाल जो भारत और चीन के बीच पिछले कुछ वर्षों से रणनीतिक अखाड़ा रहा है, उसके सामने कई मुश्किलें हैं। बालन शाह के सामने कई मुश्किलें हैं। भारत और नेपाल के संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक और मजबूत राजनीतिक संबंध रहे हैं। लेकिन KP शर्मा ओली के समय राजनीतिक संबंध काफी खराब हुए हैं। ओली ने चाइना से करीबी संबंध बनाए हैं, लिहाजा अब बालन शाह पर नजर है कि उनकी विदेश नीति कैसी होगी। हालिया समय में जिन देशों में नेताओं ने चुनाव से पहले भारत विरोधी सुर अपनाए, चुनाव होने के बाद वो सभी भारत के कैंप में लौट आए हैं, चाहे वो मालदीव हो, श्रीलंका हो या फिर बांग्लादेश। लेकिन बालन शाह की राजनीति से अभी तक राजनीतिक एक्सपर्ट्स अनजान है, तो उनका नीति भारत चीन को लेकर कैसी होगी इसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। लेकिन आलोचकों का मानना है कि उन्हें राष्ट्रीय शासन और जटिल सरकारी तंत्र का अनुभव नहीं है। बालन की छवि एक राष्ट्रवादी नेता की है। मेयर रहते हुए उन्होंने भारत और चीन के प्रति कई बार सख्त टिप्पणियां की थी, जैसे भारतीय फिल्मों पर बैन या ग्रेटर नेपाल का नक्शा दिखाना। लिहाजा अब एक प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें इन देशों के साथ संतुलित बनाए रखने की चुनौतियां होंगी। लिपुलेख जैसे विवादित मुद्दों पर भारत चीन के बीच संतुलन बनाना उनके लिए सबसे बड़ी कूटनीतिक चुनौती होगी। दोस्तों, अब देखना यह होगा कि प्रधानमंत्री बनने से पहले जिस प्रकार से ग्रेटर नेपाल नक्शे को लेकर बार बार विवाद खड़ा कर रहे थे दोस्तों बालेंद्र शाह, अब प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या वो ऐसा करके भारत के साथ बैर लेंगे? क्या भारत से दुश्मनी लेंगे? क्या भारत के साथ रिश्ते खराब करेंगे? ये देखने वाली बात रहेगी। बहरहाल आपको क्या लगता है दोस्तों, एक भारतीय होने के नाते जो भी आपका अनुमान हो, जो भी आपकी सोच हो, विचार हो, भारी मात्रा में कमेंट में कहिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके इसे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।